हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाटा 2025 में टॉप 6 मेजर डिफरेंसेस जो लास्ट ईयर में नहीं थे, इस बार किए गए हैं। लाइक पैटर्न आप जानते हैं चेंज कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, अगर आप एग्ज़ाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ-साथ हम और भी चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जो पैटर्न चेंज हुआ है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, किन टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एट द सेम टाइम की लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की। लाइक ठीक है, 3 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं रजिस्ट्रेशन, लेकिन कब तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ देखेंगे कि आपको 2 अटेम्प्ट देने चाहिए, 3 अटेम्प्ट देने चाहिए, डिपेंडिंग कि आपने लास्ट ईयर स्कोर कैसा रहा आपका। उसके भी डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हम टारगेट करेंगे, देखेंगे कौन-कौन से केसेस बन सकते हैं, कब आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर होने वाला है। और इसी के साथ-साथ अगर आप 2 या 3 अटेम्प्ट, 1 अटेम्प्ट देने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप कौन से महीने, कौन से डेट को टारगेट कर सकते हैं। लाइक आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले साल का, उसमें भी काफ़ी कुछ चेंज किए गए थे, तो उसके हिसाब से बताएँगे कि हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप क्रैश कोर्स के बारे में बात करेंगे, अगर आप डेडी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं पूरा-पूरा गाइडेंस मिले, जहाँ पर लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग सेशंस रहें, तो क्रैश कोर्स जॉइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जो होने वाले हैं, ऑन द लेटेस्ट पैटर्न होने वाले हैं। और इसी के साथ-साथ टोटल 11 बुकलेट्स हैं इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट, जो आपके घर पर डिलीवर की जाती हैं। ये कोर्स जो है 1 महीने, 2 महीने का नहीं है, ये 5 महीने कोर्स होने वाला है। तो आपकी थ्रू आउट द प्रिपरेशन हम लोग हेल्प करने वाले हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, जिसके बाद नाटा और जेईई दोनों ही एग्ज़ाम की तैयारी की जाएगी। तो इसकी प्राइस मैंने डाल दी है। अगर आप सिर्फ लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं, तो ₹6000 है। और आप फुल फ्लेक मटेरियल लेना चाहते हैं, जिसमें प्रिंटेड मटेरियल भी हो, मॉक टेस्ट भी हो और लाइव क्लासेस भी हो, तो आप 10,000 में जॉइन कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ, मतलब ₹2000 मंथली चार्जेस के हिसाब से आप जॉइन कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और भी कुछ चाहिए होगा और आप कोर्स को जॉइन कर पाएँगे। कुछ प्रॉब्लम होती है तो दिए गए नंबर पर आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपने जो डिफरेंसेस हैं, जो चेंजेस किए गए हैं, इस बार देख लेते हैं। देखो, पहले तो हम यही बात करते हैं, जो आप पहले पेज पे जाएँगे उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है, जो प्रेज़ेंट साहब हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि हमने एक फॉर्मेट चेंज कर दिया, रिफ्रेश फॉर्मेट कर दिया, मतलब थोड़ा चेंज करने की बात की गई है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि जो हमारा पैटर्न है थोड़ा चेंज हो चुका है, पहला डिफरेंस था। दूसरे डिफरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है, देखो, लास्ट ईयर ये बोला गया था कि बच्चों को इनवाइट करने के लिए इन आर्किटेक्चर फील्ड, तो वो प्रोसीजर को काफ़ी ईज़ी बना रहे हैं। तो उसमें देखा गया था कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं किसी भी ईयर के लिए, लेट्स से कि 2024 में एग्ज़ाम दिया था, तो 2 साल के लिए वैलिड होगा, मतलब 2024 के लिए भी, 2025 के लिए भी। तो ये इसमें बात की जा रही है कि जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था, उसका स्कोर कैसा काउंट हो सकता है या बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहेगा। हम बात करेंगे अभी इस चीज़ के ऊपर। तो अगर आप 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपका जो स्कोर है 2025 और नेक्स्ट ईयर के लिए भी वैलिड होने वाला है। ये एक्चुअली पहले गलती कर दी थी, बाद में उन्होंने हाँ, लाइक वो फिर से चेक करके दोबारा अपलोड कर दिया है। तो येस, जो ये 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी भी वैलिडिटी 2 साल ही होने वाली है, 2025 एंड 2026। देखो, इसमें क्या बोला गया है, पहले समझते हैं कि यहाँ पर बात की गई है वैलिड 2024 स्कोर। वैलिड 2024 का स्कोर का मतलब क्या है कि लास्ट ईयर आपने 1 अटेम्प्ट दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो। एक स्कोर आपके पास आ चुका है, वैलिड स्कोर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि बच्चे पूछ रहे थे, सर अगर लास्ट ईयर हमने 3 एग्ज़ाम दिए हों, तो कौन-सा काउंट होगा? जो आपका फाइनल स्कोर रहा है, जो बेस्ट रहा है, वो काउंट होगा। तो यहाँ पर क्या है, वैलिड स्कोर काउंट हो जाएगा। फिर बोला गया है कि अगर आप पहला अटेम्प्ट देते हैं, तो पहला एक मतलब आपने 1 अटेम्प्ट दिया है, तो लास्ट ईयर का जो स्कोर था और उस बार का जो स्कोर है, उसमें जो भी बेस्ट रहेगा, वो काउंट कर लिया जाएगा। जैसे हम दिखाऊँगा अभी एग्ज़ाम्पल के थ्रू, डोंट वरी। पहले समझ लेते हैं। अगर आपने इस साल 2025 में 2 अटेम्प्ट दिए हैं, तो आपके इस साल के 2 अटेम्प्ट और लास्ट ईयर का जो वैलिड स्कोर रहा, उन तीनों में से चेक कर लिया जाए कौन-सा बेस्ट है, ठीक है? अगर मान लेते हैं, अगर आप 3 अटेम्प्ट देते हैं इस साल, तो आपके 3 अटेम्प्ट हैं, तो उसमें जो भी बेस्ट रहेगा आउट ऑफ 3 अटेम्प्ट इन 2025, वो कंसिडर कर लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली बात ये है, अगर लास्ट ईयर आप चाहते हैं कि लास्ट ईयर का स्कोर आप उसको भी वैलिड करना चाहते हैं, वैलिड रखना चाहते हैं, तो इस साल आप 3 एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अब बात ये आती है कि हमें कब करना चाहिए, क्या चीज़ें रहेंगी, इसको डिस्कस करते हैं विद द डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स। देखो, ऐसा मान लेते हैं कि लास्ट ईयर जो आपका स्कोर रहा है, ऐसा मान लेते हैं केस ए है 95 नंबर रहे हैं लेट्स से, किसी बच्चे के 118 रहे होंगे और किसी बच्चे के 145 रहे हैं, देखते हैं, ठीक है? अब मान लेते हैं कि आपको 1 अटेम्प्ट देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उसमें। 1 अटेम्प्ट दोगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जो भी लास्ट ईयर का रहेगा, इस साल का रहेगा, बेस्ट काउंट कर लिया जाएगा। अगर इस साल आप 2 अटेम्प्ट देते हो, तो फिर क्या होगा? तो कोई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 अटेम्प्ट तो हर बच्चे को देने ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। चाहे उसका लास्ट ईयर लेट्स से 170 नंबर भी क्यों ना आए हो, 2 अटेम्प्ट आपको देने ही चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पहले और 200 पॉइंट की बात करने का रीज़न है ही नहीं। बात ये आती है कि तीसरा अटेम्प्ट देना नहीं देना। देखो, ऐसा समझते हैं, लेट्स से एक केस के अंदर आपके 95 लास्ट ईयर आपका 95 स्कोर रहा है। इस बार आपने पहला अटेम्प्ट दिया 100, दूसरा अटेम्प्ट दिया 125। अब मुझे बताइए इसमें कौन-सा काउंट होगा? 125 काउंट होने वाला है।
साउसी वाली बात है, लास्ट 3 अटेम्प्ट का 125 काउंट हो जाएगा। ऐसा मान लेते हैं कि आपने तीसरा अटेम्प्ट भी दिया और अटेम्प्ट के अंदर लेट्स से 71 नंबर है, इससे कम तो क्या ही आएंगे। लेट्स से आपको चलो मान लेते हैं 01 नंबर रहा, ऐसा कहीं होगा नहीं क्योंकि ड्राइंग का क्रेडिट है, बट ठीक है मान लेते हैं 1 नंबर आया आपका, तो तब भी कोई नुकसान नहीं है। मतलब मैं एक्सट्रीम केस लेकर चल रहा हूँ, तब भी आपके 125 तो स्कोर रहेगा ही ना करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप तैयारी कर देते हो 125, तो इस बार मान लीजिए थर्ड अटेम्प्ट के अंदर आपके लेट्स से 126 आ गए, 1 नंबर ज़्यादा आ सकता है, तो आपका ये काउंट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? अगर मान लेते हैं आपके 118 नंबर आए हैं लास्ट ईयर, आपके 100 लास्ट ईयर 118 रहा है, इस बार आपके 100 और 125 नंबर रहे हैं, तब भी क्या करना है, आपको देना चाहिए। क्यों? आपके 125 नंबर आ चुके हैं। अगर मान लेते हैं तीसरे केस के अंदर लास्ट ईयर आपको बहुत अच्छे नंबर आए, 140, 150, 160, अगर इस बार आपके पेपर डिफरेंट आ रहा है या डिफिकल्ट आ रहा है, अगर मान लीजिए आपके 100 आए हैं, 125 आए, तब सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर आपका अब यहाँ पर जो स्कोर आप देने वाले हो, अगर वो 145 से ज़्यादा होगा तो फ़ायदा है, नहीं तो 145 जितने भी नंबर कम रहेंगे उतना आपका नुकसान है। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्योंकि जैसे ही आपने थर्ड अटेम्प्ट दिया, लेट्स से कि आपके यहाँ पर आ गए 126 आ गई, इससे लास्ट वाले से ज़्यादा, लास्ट अटेम्प्ट से ज़्यादा नंबर आए, बट फिर भी आपके जो पहले 145 काउंट हो रहा था यहाँ पर, अब 145 काउंट नहीं होगा, अब काउंट होगा आपका 126। अगर मैं आपको नटशेल में बताऊँ, अगर आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं, पहला अटेम्प्ट सबको देना, दूसरा अटेम्प्ट सबको देना है। दोनों में से आपके जो मैक्सिमम नंबर हैं, अगर वो लास्ट ईयर के वाले से ज़्यादा नहीं हैं, तब सोचने वाली बात है। अगर आपके इस सीज़न में पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया, उन दोनों अटेम्प्ट में लास्ट ईयर वाले से चाहे 1 नंबर ज़्यादा क्यों ना आ गया हो, बेधड़क अपना तीसरा अटेम्प्ट दो। ठीक है? आई थिंक आप इतना बेसिक कैलकुलेशन समझ सकते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर तब भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको डिटेल में और समझा दूँगा उस बच्चे को पर्टिकुलरली। बट गलत डिसीज़न नहीं लेना है कि समझ में नहीं आया, बताओ ना समझ में नहीं आया, हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। लेकिन ये मत करना कि आधा समझ में आया, हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोनों अटेम्प्ट सबको देने हैं, तीसरा अटेम्प्ट आपको कब देना है, अगर आपके इस सीज़न में जो 2 अटेम्प्ट दिए हैं उसमें नंबर लास्ट के पास ज़्यादा हैं, तीसरा अटेम्प्ट आप दे सकते हो। क्लियर? तीसरा क्या डिफरेंस है? तीसरा डिफरेंस यही है कि पहले सैटरडे संडे हुआ करता था, अब बोल दिया गया है कि आपको फ्राइडे और सैटरडे ही होगा। संडे आपको कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है अब, और फ्राइडे के अंदर मॉर्निंग सेशन नहीं है, वो तो ख़ैर छोटा-सा क्या फ़र्क पड़ता है। हमें फ्राइडे देना हो तो सुबह हो या दोपहर को क्या फ़र्क पड़ता है? इट हार्डली मैटर्स फॉर अस, राइट? तो फ्राइडे और सैटरडे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और आप कब से एग्ज़ाम होने वाला है? यहाँ से। ये जो है, ये आपका एग्ज़ाम होगा मार्च से लेके जून तक, जो कि 4th मेजर डिफरेंस है। लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर आपका अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, ये 4 महीने के लिए दिया गया था। ये बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये जुलाई तक एंड तक रिज़ल्ट दे मतलब एग्ज़ाम देते-देते बच्चों को रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग ये खत्म होता है एग्ज़ाम, फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग प्रोसेस फिर लेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो बच्चों का सेमेस्टर 2-3 महीने डिले होता जा रहा था। तो ये काम अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से कि मार्च से लेके जून तक आप एग्ज़ाम जब चाहें आप दे सकते हैं। अब ये नहीं है कि 1 महीने पहले आ गया। हाँ, ठीक है, लेकिन आपको देना क्यों है मार्च में? अगर आपके पास ऑप्शन है 4 महीने का, तो अप्रैल मई में जाकर एग्ज़ाम दो, किसने मना किया? लेकिन हम बात करें कब एग्ज़ाम को देना है, अभी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। पॉइंट क्लियर है कि अब आपको 1 महीना पहले तैयारी करनी पड़ेगी। पहले आप जुलाई तक सोच पा रहे थे, लेकिन अब आपको जून तक सोचना पड़ेगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? मार्च टू जून आप 4 महीने के टारगेट कर सकते हैं। इसी बीच में आपके बोर्ड्स के भी हो सकते हैं स्टार्टिंग में, और नहीं तो आपका जेईई का भी है। तो ठीक है, मेरे हिसाब 3-4 महीने इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन। तो उसके बाद अपना अच्छा कॉलेज लीजिए, तैयारी कीजिए, और जाकर अपनी कॉलेज की लाइफ को एन्जॉय करना भी ज़रूरी है। नहीं तो फिर बच्चे ऐसा करते थे, पिछले 3-4 साल में काउंसलिंग काफ़ी लेट हो रही है, 4-5 साल से एक्चुअली। एक बार तो दिसंबर में हुई थी महाराष्ट्र वालों की, जस्ट थिंक अबाउट इट। बच्चों को पूरा सेमेस्टर उसमें लग गया, कब वो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब फॉर्म निकलेंगे, कई सारी चीज़ें। तो ये चीज़ अच्छी है कि इसको ठीक है। फिर जो 5th मेजर डिफरेंस है, जो जहाँ पर बच्चे प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, वो ये है, देखो पार्ट जो पेपर आया करता था, 2 पार्ट में आता था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर की। पार्ट ए तो ड्राइंग का था, जो कि 80 नंबर का था, वो एज़ इट इज़ सेम रखा गया है। जो पार्ट ए है व्हिच इज़ ऑफ द ड्राइंग, और जो क्या है 80 नंबर का है, जो कि 90 मिनट का। डेढ़ घंटे के अंदर 80 नंबर का आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मतलब 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होगा 25 नंबर का, एक होगा 25 नंबर का, एक होगा 30 नंबर का। उसमें आपको किट मिलती थी। अब किट क्या हुआ करती है, सर्च करना हाउ टू यूज़ किट और समथिंग आवर जेनेसिस, तो आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। तो आपको मैंने ये सब, क्योंकि लास्ट ईयर का सेम पैटर्न है, तो सेम कंटेंट मैं दोबारा अपलोड क्यों करूँगा? ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। कुछ अपग्रेड होगा तो डेफिनिटली हम उस पे काम करेंगे। देख सकते हैं किट कैसी मिलती थी, लोग कैसे बनाए जाते हैं, बैनर कैसे बनाते थे, उन पे काफ़ी कुछ कंटेंट अवेलेबल है। आपको इसी चैनल पर डिटेल वीडियो अवेलेबल है 1 घंटे की, देखिए उनको। तो ड्राइंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है।
अब हम बात करते हैं पार्ट बी के अंदर क्या हुआ करता था। लास्ट ईयर तक सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन आया करते थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इनिशिएटिव कि सिर्फ एमसीक्यूज ही पूछेंगे, कि बच्चों के लिए पेपर डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को इन्फॉर्मेशन है, जब बाकी क्वेश्चन में आपको एमसीक्यूज मिलते हैं तो हम पीटीक्यूज, एनसीक्यूज, एनएक्यूज ये सब क्यों इंट्रोड्यूस करना, मतलब बच्चों कंफ्यूज करने वाली बात है। तो लास्ट ईयर तो मुझे सही लगा। इस बार क्या करा इन्होंने, बोला है कि नहीं, अब देखो हम क्या करेंगे, पार्ट बी के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि 42 इन नंबर, टू मोर एक्यूरेट, ये होंगे एमसीक्यूज। सिंपल है, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक सही होगा, क्लिक करके जाएंगे आप। फिर हम बात करते हैं बी टू में, जो पार्ट बी का ही बी टू है, उसके अंदर 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एनसीक्यूज फॉर्मेट में होंगे, मतलब नो चॉइस क्वेश्चन। अब ये देखने में लगता है कि नो चॉइस क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंपल है कि आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अब वो कैसे हो सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है जो शायद आपने नोटिस नहीं करी है, या मुझे लगता है ऐसे लिख दिया गया है। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि 90 मिनट मिलेंगे आपको 80 नंबर के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर, 90 मिनट। बट यहाँ पर क्या बोला गया है कि 108 क्वेश्चन फॉर 108 सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन। ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या तो उन्होंने जानबूझ के लिखा है या कुछ ऐसी बताने के लिए लिखा है, क्योंकि 108 सेकंड पर्टिकुलर फॉर वन क्वेश्चन मार्क क्यों किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब एग्जाम देने के लिए जाओ तो एक क्वेश्चन को आप आगे पीछे ना कर पाओ। लाइक एक क्वेश्चन आएगा, अपेयर होगा, 108 सेकंड आपको मिलेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आएगा, तो उसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 108 सेकंड मेंशन किए गए हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनको मेंशन करना चाहिए था 30 मिनट फॉर वन क्वेश्चन, है ना? 30 मिनट यहाँ पर भी लिखा हुआ है 108 सेकंड। मुझे पता नहीं है इसके पीछे क्या रीज़न है, जब एग्ज़ाम होगा तब हम लोग बात करेंगे। बट जो बच्चे पहले प्लानिंग कर रहे हैं, सोच भी सकते हैं इन चीज़ों के लिए कि यहाँ पर 108 सेकंड, ऐसा ना हो कि इतने सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, लाइक 50 क्वेश्चन्स आएँगे, बट एक क्वेश्चन के लिए 108 सेकंड मिलेंगे, ना तो जल्दी सॉल्व कर सकते हो, लेट सॉल्व कर सकते हो। ये भी ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ है, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या चीज़ है। मैंने बता दिया, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लास्ट ईयर ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है? अब ये चीज़ आती है कि सर ये एमसीक्यूज़ में मतलब क्या है? देखो सिंपल सा मतलब क्या है कि एमसीक्यूज़ में एमसीक्यूज़ है, नो चॉइस क्वेश्चन्स हैं। इसमें चॉइस नहीं दी जाएगी आपको। तो कैसे-कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? भई एक हो सकते हैं ड्राइंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब आपको कुछ ड्राइंग दे दी या फिर कुछ बिल्डिंग का डायग्राम दे दिया, उसको आपको 1, 2, 3 ऊपर से असेंबल करना है, पज़ल टाइप का दे दिया, कुछ भी हो सकते हैं, ऑप्शन नहीं है, बस आपको बनाना है, जो भी चीज़ मिलेगी। या मैथ रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन्स होते हैं। कि उसका जो आंसर आएगा उसमें आपको एक्यूरेटली बताना पड़ेगा, 23 है, 25 है, 28 है, इस तरह से है, 2 है, 3 है। लाइक एनएक्यूज़ क्वेश्चन्स आते हैं आपके जेवीओ 2 के अंदर, ऐसे भी आ सकते हैं। या कुछ थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन्स भी आ सकते हैं, लाइक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ बात की जा सकती है। ये जो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी, ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आपके आने वाले हैं कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये भी मेरा एक तरह से अज़म्पशन है, मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरा तरीका ये है कि बताने का कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जब क्वेश्चन आएँगे हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो में बात करेंगे और भी तैयारी करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द कांसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। थ्योरी में नहीं कि बस ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसका आंसर ये है। आपको पूछा जाएगा, आपके ओपिनियन के बारे में बात करनी की जाएगी। जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कि व्हाई सिस्टम आर्किटेक्चर इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाई इज़ सिस्टम आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंट, कि बस सस्टेनेबल जो आर्किटेक्चर है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा, ये आपको क्योंकि यहाँ पे आपको अपने जो व्यूज़ हैं वो बताने पड़ेंगे कि क्यों ज़रूरी है। जैसे ये हो सकता है कि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और मॉडर्न सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है? भई ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर पुराना आर्किटेक्चर हुआ करता था, और आज हम बात करते हैं मॉडर्न सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की, ऐसा आर्किटेक्चर जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाता हो। इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि पैसिव सोलर डिज़ाइन इन आर्किटेक्चर कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि रीअडेप्टिव रीयूज़ क्या होता है आर्किटेक्चर में। मतलब सिंपल सा पॉइंट ये है, यहाँ पर आपको समझाना पड़ सकता है। कांसेप्ट आगे क्रिएटिव के बारे में बात की जा सकती है। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उसका एप्लीकेशन, यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, हो सकता है यहाँ पर आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और जिसके अंदर आपको टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है ऑनलाइन है। तो आपको टाइप करके बताना पड़ेगा, फिर वो चेक करेंगे, तो ये चीज़ें। अगर इस तरह क्वेश्चन टाइप करने वाला आता है, तो मैं शायद सजेस्ट करता हूँ उनको कि जो पार्ट ए है, वो बच्चे वैसे भी ड्राइंग कर रहे हैं, 80 नंबर का है, उसको आप 100 नंबर का कर दो पूरा का पूरा, और वहाँ ही क्वेश्चन पूछ लो ये वाले, तो पार्ट भी पूरा का पूरा एमसीक्यू हो जाता। लेकिन ठीक है, चलो, वो तो खैर मेरा ओपिनियन है, अब शायद देखें, कभी सुनेंगे, बात करेंगे तो शायद कर भी देंगे। पॉइंट क्लियर हुआ कि इसके अंदर अच्छा, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो पेपर बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। मेरे हिसाब से ये अच्छा तरीका है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में क्या होता है, ये रोट लर्निंग को फ़ोकस करता है, रट्टा मारा और नंबर क्लिक करके आ गए, ये सब चीज़ें होती हैं। जहाँ पर आप खुद चीज़ें समझते हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हो, तब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है कि सिलेबस क्या है? सिलेबस बच्चों बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, कुछ भी टॉपिक ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं किया गया है। जो लास्ट ईयर की वीडियोज़ हैं, वो एज़ इट इज़ आपके काम आने वाली हैं। पूरी की पूरी वीडियो काम आने वाली है। तो जो लास्ट ईयर कोई वीडियो में दिखाई दे जाए आपको, तो उसको देख लेना, बहुत
गुड क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। लाइक मैं बोलता हूँ क्लास को ज्वाइन करने का फ़ायदा होता है डेफिनेटली, आपको बिना कुछ टेंशन लिए इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे याद करना है, कई सारी चीज़ें मिलती हैं, कितना याद करा। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनके लिए शायद क्रैश कोर्स अफोर्डेबल ना हो। ऐसे हैं भी, ऐसा भी नहीं है कि सबके लिए अफोर्डेबल कोर्स है। हमें भी कुछ खर्चा निकालना पड़ता है इसलिए। तो मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि आपको किसी कोचिंग की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने मेहनती हो, आपको पता है थोड़ी मेहनत कर सकते हो, तो आप यूट्यूब पे जाकर पढ़ाई कर सकते हैं और मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत है। मैं ट्राई करता हूँ कि गुड क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको दूँ। तो जो लास्ट की वीडियोज़ हैं उनको भी देख लोगे, तो आपके ईज़ी नंबर 120, 130, 140 के आस-पास आ जाएँगे। ठीक है? बाकी आपके ऊपर है। एक ये हो सकता है सर मैथमेटिक्स डिफिकल्ट आएगा क्या? भाई पैटर्न कुछ मतलब सिलेबस चेंज नहीं किया है, तो साफ-साफ लिखा है बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस, तो आपको 9-10 तक का ही पढ़ना है। एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जैसे ट्रिग्नोमेट्री का पूछा है, लोगरिथम पूछा गया है। अरे यार! आपको इन सारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिखाई देता है, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ये देखना है कि मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है। आप 200 में 200 नंबर नहीं ला सकते। ये प्रैक्टिकल ही पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकल तो बोल सकते हो, सर क्यों नहीं आ सकते? ड्राइंग हम ऐसे-वैसे बना के आएँगे। बट कहीं न कहीं आपकी ड्राइंग में नंबर कट जाएँ, कुछ भी हो जाएँगे। तो आपका टारगेट क्या है? बाकी लोगों से बेटर करना है। ऐसा ना हो कि 1-2 क्वेश्चन टारगेट करने के चक्कर में आप जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है उसको मिस कर जाएँ। तो जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं, वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आएगी नहीं आएगी? भाई जब मैथमेटिक्स नहीं पूछ रहे हैं तो साइंस क्यों पूछेंगे? तो 9-10 तक की बेसिक साइंस है वहाँ के क्वेश्चन आते हैं। अब आप 12th पास कर चुके हैं, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस कर लें थोड़ी बहुत। बाकी कुछ वीडियोज़ में डेफिनिटली आपकी हेल्प करूँगा मैं। इंकथिंग चैनल है, उस पे जाके देख लो, मैंने काफ़ी कुछ कंटेंट डिस्कस किया था और जो रिवीजन सीरीज़ होती है हमारी, वहाँ पर ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंकथिंग, INKTHINK ये चैनल है, इसको भी आप जॉइन कर लीजिए क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो डेली बेसिस में रिवाइज़ करनी होती हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो हम वहाँ पर ही करेंगे एट फ्री ऑफ कोर्स। इंकथिंग चैनल पर सब कुछ फ्री है। उसको सर्च करें, मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आता है जो 6 मेजर डिफरेंस है, इसमें ये करा गया है कि पर टेस्ट आपको ₹750 देने हैं, कैटेगरी से आते हैं 1250 देने हैं, अगर ट्रांसजेंडर 1000 और अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं 15,000। पॉइंट ये है कि इसके अंदर फीमेल को अलग से कंसेशन नहीं दिया गया है। आप लड़के हों, लड़की हो, कोई भी हो, सबके लिए सेम रेट है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। ठीक है? अब एक चीज़ और भी आती है, पहले ये हुआ करता था कि अगर आप 3 अटेम्प्ट देते हो, तो शायद कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाता था। 1750 का ऐसा कुछ बनेगा, लाइक ड ₹1800 समथिंग मान के चलो पर हो क्योंकि उसमें यूपीआई वाला भी प्लेटफ़ॉर्म चार्ज भी लेगा, तो 5600 समथिंग बनता था। तो ये शायद आई थिंक 5000 में कर दिया करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर साफ बोला गया है, पर टेस्ट की बात कर रहे हैं। 1 टेस्ट दोगे 1750, 2 दोगे तो मल्टीप्लाई करो 2 से और 3 टेस्ट दोगे तो यही है। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो, तो भाई ₹45,000 अकाउंट में होने चाहिए, तब आप 3 टेस्ट दे पाओगे। सिंपल सा पॉइंट ये है। हाँ, उसके बाद अगर बात करते हैं, ये कुछ चेंजेज़ नहीं है क्योंकि जो पहला निकाला था इन्होंने नोटिफ़िकेशन उसमें 1 साल लिखा गया था। पर यहाँ पर उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने 2 फिर से कर दिया। तो चेंजेज़ नहीं है, लास्ट से वाला ही है। उसमें थोड़ी एरर रहा होगा, एरर किसी से भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो इसमें पॉइंट वाली बात नहीं है। बस मैंने उस वीडियो में डिस्कस करा था कि 1 अटेम्प्ट मिलेगा, मतलब 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। तो ये अपडेटेड वीडियो है कि उन्होंने खुद चेंज कर दिया है। तो अब आपको जो लास्ट ईयर था वो सेम चीज़ है। अब इस साल एग्ज़ाम देंगे तो आपको 2 अटेम्प्ट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब 2 सीज़न तक आप उसको वैलिड स्कोर कर पाएँगे। बट प्रॉब्लम वही रहेगी, इस बार अच्छी मेहनत कर लो तो नेक्स्ट ईयर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। फिर अगर बात करते हैं कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है बच्चों, देखो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है ऐसे बताया नहीं है, 3rd ऑफ फरवरी लिखा हुआ है, तो आप जून तक भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको कितने अटेम्प्ट देना है। अगर आपको 1 अटेम्प्ट देना है तो जून की फर्स्ट वीक अटेम्प्ट अप्लाई करो, जून के मिड में एग्जाम दे दो और जून के लास्ट में जाकर रिजल्ट आ जाएगा आपका, सिंपल सा पॉइंट है। 10-12 दिन लगते हैं रिजल्ट आने में, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि उसमें एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस है, तो मे बी 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेजरली 7-10 दिन में रिजल्ट आ जाता है नाटा का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि ठीक है सर, हमें 3 अटेम्प्ट देने हैं या 2 अटेम्प्ट देने हैं, बट हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हमारा कब कब हम लोग अटेम्प्ट देना चाहिए हम लोगों को? देखो, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर भी आपको 4 महीने मिले थे। क्या मिले थे? अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। लास्ट ईयर आपको 4 महीने मिले थे एंड ये देखा गया था कि जिन बच्चों ने अप्रैल और मई में एग्ज़ाम दिया, उनका जो स्कोर रहा वो अच्छा रहा, लाइक गुड स्कोर, दे कुड ईज़िली स्कोर 140, 150 के रेंज में। बच्चों का आराम से आ गया था, थोड़ी तैयारी करी थी तो 140-150 के रेंजेस में आ गए थे। इवन कुछ बच्चों के तो 165 तक पहुँचे थे। लाइक जिन बच्चों ने सिर्फ 15-20 दिन पहले तैयारी की, 1 महीना पहले तैयारी की है। बाद में देखा गया कि जो लास्ट का 2 महीने एग्ज़ाम दिया था उन लोगों ने, उनका पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट था या क्वेश्चन खत्म हो गए थे उनके पास। उनका जो स्कोर रहा वो थोड़ा कम रहा, 130 टू 140 रहा। लास्ट ईयर मैंने अपने बच्चों को सजेस्ट किया था कि आपको तीनों चारों महीनों को टारगेट करना चाहिए।
लाइक आप अप्रैल के मिड में जाकर या लास्ट में दे सकते हो, अप्रैल मई में जो दूसरा इसमें दो और तीसरा इसमें, इन दोनों के बीच में दो। उससे क्या होगा कि आपने तीनों ही चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लिया है, पेपर डिफिकल्ट आता है, ईजी आता है, उसका बेनिफिट मिल जाता है। ऐसा ना हो कि आपने सोचा हम जून में देंगे तीनों अटेम्प्ट और जून ही सबसे डिफिकल्ट एग्जाम रहा, तो महीना है जून का, हो सकता है प्रॉब्लम, है ना? तो आपको क्या काम करना है, एक तो देखो ये है कि पैटर्न चेंज होने वाला है, तो आपको मार्च के फर्स्ट वीक वाला जो है या सेकंड वीक वाला है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं कि देखो पहला पेपर कैसा आ रहा है, क्या डिफिकल्टी आ रही है। कुछ बच्चे एग्जाम दे कर जाएंगे डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कि क्वेश्चन किस तरह का रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो दैट कि वी कैन मेक ए स्ट्रेटजी फॉर यू। ठीक है, जो पता नहीं चलेगा मुझे, क्यों, मैं तो एग्जाम देने जा नहीं रहा हूँ, आप ही लोग मुझे बताएंगे। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो मार्च के मिड तक आप वेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15-20 दिन वेट करो, कुछ जल्दबाजी नहीं है, काफी टाइम है, इतना कुछ होता नहीं है। तो आपका जो होना चाहिए, पहला अटेम्प्ट होना चाहिए मार्च के एंड में जाके। और ऑफ कोर्स ये मेरा सजेशन है, आप अपनी मर्जी से जो चाहें, जो आपको सूट करता है, आप कर सकते हैं। मैं कोई इसमें आपको डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है? डिसीजन आपका खुद लेना है, ये आपकी कॉल होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मार्च के एंड में पहला एग्ज़ाम दे सकते हैं, और फिर अगर आपको देना है तो अप्रैल के एंड में आप दूसरा एग्ज़ाम दे सकते हैं, और तीसरा आप इन मई और जून के बीच में कभी दे सकते हैं, जब भी आपका मन करे। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो एंड मैंने बोल दिया है, तो मई को इग्नोर कर दो, पूरा जून के मे बी फर्स्ट और सेकंड वीक में दे दो। बस जो चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई भी 2 अटेम्प्ट के बीच में एटलीस्ट 21 टू 28 डेज़ का गैप होना चाहिए। क्योंकि 7 से 10 दिन बाद रिज़ल्ट मिलता है, तो जब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, पता कैसे चलेगा? जब पता नहीं चलेगा तो इम्प्रूव कैसा करोगे? लेट्स से कि अप्रैल को एग्ज़ाम दिया और आपने दूसरा एग्ज़ाम दे दिया 8th ऑफ अप्रैल को। कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अब रिजल्ट ही 8 तारीख के बाद आने वाला है, तो जो कमियाँ होंगी उसको इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा। तो एटलीस्ट देयर शुड बी अ गैप बिटवीन 2 अटेम्प्ट, एटलीस्ट 3 टू 4 वीक, 3 से लेके 4 वीक का चाहिए, जो कि 21 से 28 दिन बनता है, और इट कैन बी 20 दिन, इट कैन बी 32 दिन, 35 दिन, और डिपेंड हो सकता है। मतलब 1 महीने के आस-पास आप एक गैप लेकर चलो, सो दैट कि जो गलती आपसे हुई है, उसको आप अपने टाइम के हिसाब से इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है? ये चीज़ होगी। एक चीज़ और है, जून के एंड तक मत जाना। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू अपीयर, अगर कोई कंडीशन ना हो, लाइक आप इस वीडियो काफ़ी देर देख रहे हैं, आपको नाटक तैयारी नहीं हो पाई है या आपको पता नहीं चला इसके बारे में, तो बात अलग है। लेकिन अब आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं, चैनल को। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जून के मिड तक आप अपना अटेम्प्ट खत्म कर लो। मिड तक एग्ज़ाम खत्म करोगे, एंड तक रिजल्ट आ जाएगा, और जैसे ही जून का एग्ज़ाम खत्म होगा, जुलाई के अंदर डिफरेंट स्टेट्स विल स्टार्ट देयर काउंसलिंग, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे। टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, कब होगा, कैसा चीज़ है। और एक बार रिजल्ट आ गया तो यू कैन एक्चुअली टारगेट द कॉलेजेस, कि अच्छा मुझे इस कॉलेज को टारगेट करना है। आपके नंबर ही ऐड से 120 आए हैं, मिला-विला के, तो आप है ना सब टारगेट कर पाओगे। तो ये भी अच्छी बात है, कुछ जो नहीं है। तो मेरे हिसाब से मार्च के मिड से लेके जून के मिड तक आप जब चाहो अटेम्प्ट दे सकते हो। हर अटेम्प्ट के बीच में कम से कम 30 दिन, मतलब वही है 28 दिन का गैप होना चाहिए। एक 20-25-30 दिन का गैप होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन प्रिपरेशन लेवल। और बाकी एग्ज़ाम देख लेना, अगर किसी और कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हो, उसके एग्ज़ाम क्लैश तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सैटरडे को यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हो, संडे को वहाँ एग्ज़ाम है, तो उस वीकेंड वाला ऑफ कर देना। और जब वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आई थिंक काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी और क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर, फिर बैठ के बात करेंगे, लाइव डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। और जब पैटर्न चेंज होता है, ये अच्छा ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो पुराने बच्चे होते हैं, ड्रॉपर्स होते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है, लाइक जो लास्ट से पढ़ाई कर रहे हैं, वो पूरे साल लास्ट से पढ़े, इस साल ही पढ़े हैं। आप तो नए-नए आए हो, अब पैटर्न चेंज हो गया है तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्लियर है। ये बेनिफिट होता है हर बच्चे के लिए, जिसमें कि आपके सब बच्चे एक लेवल पर आ जाते हैं। तो जब भी पैटर्न चेंज हुआ है, पेपर में बच्चे अच्छे स्कोर कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है? बाकी क्रैश कोर्स है, जैसे मैंने बताया था, अगर आप डेडिकेटली तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिले, 2-2 घंटे डिस्कशन हो, एक पूरी कम्युनिटी हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी हो, जहाँ पर हम डिस्कस कर पाएँ, काउंसलिंग में हेल्प कर पाएँ, बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ सीखने को मिलेंगी, तो आप क्रैश कोर्स कंसिडर कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। मतलब नंबर भी लिख देता हूँ, 9250809050। बाकी ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी, नहीं तो आप आर्क जेएनसी से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएँगे, छोटे से बड़े से सब कुछ आपको वहाँ मिल ही जाएँगे, आपको जॉइन कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।